बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट की एक और एग्जांपल को देखेंगे, जिसकी मदद से हम अपनी स्विच स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम करेंगे ये कि एक सवाल लेंगे और उसके ऊपर एक टॉप लेवल पे पहले देखेंगे कि उस सवाल को हल किस तरीके से किया जा सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कोड का। उसके बाद हम आईडी में मूव कर जाएंगे और सी की लैंग्वेज में प्रॉपर एक कोड लिखेंगे और उसकी आउटपुट जनरेट करके देखेंगे कि जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो चलें शुरू कर लेते हैं। तो सवाल ये दिया गया है कि हमें वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट टू टेस्ट इफ द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड। अब जब हम इस सवाल को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते ही हमें ना मल्टीपल हिंट्स मिल जाते हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि इस सवाल के कोड में क्या क्या कुछ होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो हम जब इसको पढ़े ना तो इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। यहाँ से ना हमें वैसे ही क्लियर हो जाता है कि भाई स्विच की स्टेटमेंट हमारे कोड में यूज होनी है। अब आप एज्यूम करें कि भाई अगर ये ना भी लिखा होता तो इसके आगे जो लिखा हुआ है ना कि इफ द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड, इसमें जो इफ की कंडीशन है ना ये पढ़ के मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो सवाल है इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज होगा। अब वो फिर आगे अगर स्विच की स्टेटमेंट उसने ना लिखी होती तो फिर डिपेंड करता कि हमारी क्या मर्जी है, क्या हम उसको इफ एल्स से यूज कर बनाना चाह रहे हैं प्रोग्राम को, या फिर क्या हम चाह रहे हैं कि हम स्विच की स्टेटमेंट को यूज करके प्रोग्राम बनाएं। तो जिसके साथ ही बंदा कंफर्टेबल है उसको वो यूज किया जा सकता है। अच्छा, एक तो हमें ये चीज नजर आ गई कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करके इस सवाल को करना है। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे जब लिखा हुआ है इफ द इनपुट नंबर का मतलब ये है कि आपने यूजर से कोई इनपुट लेनी है और उसके ऊपर चेक करना है। मतलब पास से कोई नंबर देके हम उस पर चेक नहीं कर सकते, लेकिन हमने यूजर से इनपुट लेनी है। तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा, कोई भी उसका हम नाम रख लेंगे और वो वाला वेरिएबल यूजर से इनपुट लेके कोई नंबर हम उसमें स्टोर करेंगे और उसको फिर हम चेक करेंगे क्या वो इवन है या ऑड है। और जो कंडीशन है हमारी कि जिसकी बेसिस पे हमने चेक करना है वो ये है कि क्या इनपुट का नंबर इवन होगा या ऑड होगा। ठीक है, ये हमने चीज चेक करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इवन नंबर्स में क्या होता है। तो इवन नंबर्स जो होते हैं वो यूजली इस किस्म के होते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के होते हैं ना सारे इवन नंबर्स। अब इनमें जब आप इन नंबर्स की सीरीज को देखें तो इनमें आपको एक चीज बड़ी कॉमनली नजर आएगी कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 हैं। तो अगर आप इन सब को किसी को भी नंबर को डिवाइड करें 2 से तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। मसलन अगर 6 है, इसको आप 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6 है, इसका रिमाइंडर जो है वो देखें 0 आ रहा है। इसी तरह कोई और नंबर आप ले लें, कोई और बड़ा इवन नंबर ले लें, जैसे सपोज 20 है, इसको 2 से डिवाइड करें आप तो 2 10 20 होता है। ठीक है, तो इसका भी रिमाइंडर देखें ये 0 आ रहा है। तो किस इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इवन नंबर आप लेंगे ना और उसको अगर आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि एक नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका रिमाइंडर क्या है, तो बेस्ड अपॉन के रिमाइंडर की क्या वैल्यू है, ठीक है, रिमाइंडर की क्या वैल्यू है इसकी बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है ना वो बेसिकली इवन है या ऑड है। वो कैसे कि रिमाइंडर की वैल्यू अगर तो जीरो आई ना तो ये वो वाला केस बन जाएगा कि भाई जब रिमाइंडर की वैल्यू जीरो है ना तो इसका ये मतलब है कि ये तो एक इवन नंबर है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो ना आई तो इसका मतलब है इवन नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर इवन ना हो तो हमें पता है कि जो नंबर इवन नहीं होगा तो वो बस ऑड ही हो सकता है, कोई और तो सेकंड ऑप्शन इसके अलावा है नहीं हमारे पास। तो दो ही ऑप्शन हैं कि या नंबर इवन होता है या ऑड होता है। तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि भाई 2 से आओ तो उसको डिवाइड अगर करें तो उसका रिमाइंडर क्या आता है। अगर रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि भाई नंबर इवन है। और अगर उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता, कुछ भी और नंबर आ जाता है, मोस्टली वन ही आएगा, मोस्टली नहीं बल्कि हर बार वन ही आएगा अगर वो ऑड हो, तो उस केस में हम कह देंगे कि वो ऑड नंबर है। तो ये बेसिकली हमारी कंडीशन हो गई कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम ना इस कोड को लिखेंगे। अब हम ना इस कोड का एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर अब किस किस्म का होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई हमारा जो कोड है इसके अंदर इनपुट की स्टेटमेंट यूज हो रही है स्कैन एफ, आउटपुट की स्टेटमेंट प्रिंट एफ, इनके लिए हमें लाइब्रेरी को इंक्लूड कराने की जरूरत है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम लाइब्रेरी इंक्लूड करा देंगे stdio.h ताकि स्कैन एफ प्रिंट एफ की जो डेफिनेशन है वो आ जाए ताकि इन फंक्शंस को हम यूज कर सकें। ठीक है, सेकंड हमने क्या करना है कि हमने कोड की एंट्री पॉइंट बनानी है जो कि मेन का फंक्शन है। इसको बनाने से ये होगा कि हमारे कोड को पता चल जाएगा कि जब वो लाइब्रेरिया इंक्लूड कर लेगा उसके बाद उसने किस जगह पे जाना है, अगली स्टेटमेंट उसने क्या रन करनी है। मेन का फंक्शन बन गया तो मेन के फंक्शन में पहला काम हम ये करते होते हैं कि हम ये सोचते होते हैं कि हमारे कोड के अंदर वेरिएबल्स क्या क्या होंगे। तो हमने तो सिर्फ फिलहाल यूजर से एक इनपुट लेना है नंबर, उसको चेक करना है वो इवन है या ऑड है, तो बस वही वेरिएबल होगा। तो फिलहाल तक हमें ये पता है कि हमारे एक वेरिएबल तो हमें चाहिए कोड में, उसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने उसका नाम NUM रख दिया नंबर के लिए। तो इनपुट पे जो भी नंबर आएगा वो इस वाले वेरिएबल में हम स्टोर करवा लेंगे। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि वेरिएबल आ गया मेरे पास, अब मैंने कंडीशन लगानी है।
तो कंडीशन मैं लगाऊंगा बेसिकली वो स्विच की वेरिएबल सॉरी डिक्लेयर हो गया, उस कंडीशन लगाने से पहले हमने यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर इनपुट जब हमने लेना है तो हम उसको कुछ ना कुछ बताएंगे ना स्क्रीन के ऊपर कि भाई आप ना कोई चीज़ एंटर करो, कोई नंबर एंटर करो। तो प्रिंट एफ की कोई स्टेटमेंट होगी जिसमें लिखा होगा कि प्लीज एंटर अ नंबर, इस तरह करके यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई आप कोई नंबर एंटर करें। जब यूजर वो नंबर एंटर करेगा तो आपने उसको स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो वेरिएबल तो डिक्लेयर्ड है। अब इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास होती है स्कैन एफ की स्टेटमेंट, जो कि यूजर से जो भी इनपुट आता है उसको फिर जो है ना वो स्टोर करवा देती है वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो वो वाले वेरिएबल के लिए हम स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो हमारे पास जो भी इनपुट आएगी वो उस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। ये जब हो गया तो नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमारे पास वेरिएबल भी आ गया, वैल्यू भी हमें उसकी पता लग गई क्या है। अब हमने सिर्फ उस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगा के देखना है कि क्या वो वैल्यू इवन है या ऑड है। अब इसने हमें कहा हुआ है कि हमारे हमने स्विच की कंडीशन लगानी है, तो हम स्विच की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो हम स्विच के अंदर कंडीशन ये लगाते हैं कि जो नंबर है ना उसका रिमाइंडर निकालो 2 के साथ। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसकी ना पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, आप थोड़ा सा सोचें। तो इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, या तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो है 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। कि अगर तो ये नंबर इवन नंबर हुआ तो ये होगा कि इसका जब हम 2 से इसका रिमाइंडर निकालेंगे वो आएगा 0, तो हमें पता चल जाएगा ये इवन नंबर है। अगर ये ऑड नंबर हुआ तो 2 से जब इसका रिमाइंडर निकलेगा तो वो आ जाएगा 1। तो यही दो पॉसिबल केसेस हैं जो कि बन सकते हैं। तो इसलिए स्विच के भी जो स्टेटमेंट होगी इसके अंदर जो हमने केसेस बनाने हैं वो हम यही दो केसेस बनाएंगे। तो पहला केस होगा कि केस जीरो। केस जीरो का मतलब ये है कि भाई अगर इस जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू का जो रिजल्ट आ रहा है वो जीरो आए। ठीक है, अब वो जब जीरो आएगा तो वो बेसिकली नंबर इवन है। तो हम इधर एक प्रिंट एफ की फिर स्टेटमेंट लिख देंगे और उस स्टेटमेंट के अंदर हम ये लिख देंगे कि भाई जो नंबर है वो इवन नंबर है। ठीक है, इसके ऊपर हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे ताकि हम स्विच से बाहर आ जाएं। अब दूसरा केस हम लिखेंगे कि भाई अगर जो नंबर है उसका रिमाइंडर निकाला 2 से और वो 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो कि है वो ऑड नंबर है। इसके केस में फिर हम लिख देंगे कोई ऑड नंबर के लिए स्टेटमेंट की, जैसे हम लिख सकते हैं कि जो इनपुट पे नंबर है वो ऑड नंबर है। ठीक है, इस तरह कोई स्टेटमेंट हम बना लेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास ऑड नंबर के लिए, और फिर हम ब्रेक कर देंगे। अब इसमें हमें डिफॉल्ट केस की जरूरत नहीं है क्योंकि तीसरा कोई ऐसा केस बनता ही नहीं है कि जो कि आ सके। मतलब कि अगर हम नंबर का रिमाइंडर 2 से लेंगे तो यहाँ 0 आएगा यहाँ 1 आएगा, इसलिए हम डिफॉल्ट केस कोई नहीं बनाएंगे। और इसके साथ ही हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमने एक टॉप लेवल पे देख लिया कि क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे कोड में। अब हम जाते हैं आईडीई की तरफ और हम अब अपना कोड लिखते हैं और उसको फिर चला के देखेंगे कि क्या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट वो रिजल्ट हमें मिलता भी है या नहीं मिलता। तो हम चले जाते हैं जी आईडीई की जानिब। अब हम लिखते हैं कोड, तो जैसे जैसे हमने स्टेप्स लिखे थे उस हिसाब से अब हम कोड को लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने ये करना है कि लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी है। इसमें हमें एक ही लाइब्रेरी चाहिए, हम उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करा लेते हैं stdio.h की। उसके बाद हमने मेन का फंक्शन बनाना था, तो हमने void main से फंक्शन बना लिया। अब हमारा कोड का एंट्री पॉइंट भी आ गया। अब हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने हैं, तो हमारा एक ही वेरिएबल है जो कि नंबर था, तो हमने उसके लिए नम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब हमने करना ये था कि यूजर से लेनी थी इनपुट, तो हमने कहा कि उसको प्रॉम्प्ट करेंगे कोई ना कोई कि भाई कोई नंबर एंटर करो। तो मैं उसको कहता हूँ कि प्लीज एंटर अ नंबर, तो वो क्या करेगा, इसके बाद वो कोई नंबर एंटर करेगा। वो नंबर आप NUM वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, तो उसके लिए आप आगे स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखें और उसको जो है ना वो स्टोर करा लें। %d आप लिखेंगे कि आप इंटीजर वेरिएबल को रीड कर रहे हैं और एंड का साइन डालेंगे और NUM लिखेंगे, तो नंबर में जो भी वैल्यू है वो जाके जो भी इनपुट आएगी वो नंबर नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। जब ये इनपुट आपके पास आ गई, नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि आपने जो है ना अब ना एक स्विच की स्टेटमेंट लगा लेनी है। स्विच की स्टेटमेंट में हम ये करेंगे कि हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि जो नंबर है इसका रिमाइंडर निकालो 2 के साथ। ठीक है, हमने कहा कि जब हम नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे 2 के साथ तो दो ही केसेस हो सकते हैं। एक हमने देखा था कि केस ये है कि वैल्यू 0 आ जाए, तो उसका ये मतलब होता है कि भाई अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि भाई जो भी इनपुट यूजर ने किया है वो एक इवन नंबर है। तो हम लिखवा देंगे कि %d इज एन इवन नंबर, और %d में बेसिकली क्या होगा, जो नंबर था उसका नाम। ठीक है, फिर हम इस केस से ब्रेक कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास केस है कि भाई अगर रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हम लिखेंगे और इसमें हम लिख देंगे कि %d इज एन ऑड नंबर, और फिर हम आगे उसी तरह नंबर प्रिंट करवा देंगे और फिर जो है ना हम इस वाले केस से भी ब्रेक कर जाएंगे। ये हो गया। अब हमने बस लास्ट पे एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि जो है ना दिस इज द एंड ऑफ कोड। अब लिख लें यहाँ थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम।
ठीक हो गया, ये हमने अब कर लिया। अब हम ना अपने कोड को रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रही है। तो हम एग्जीक्यूट पे जाते हैं और कंपाइल एंड रन पे चले जाते हैं। कंपाइल एंड रन पे क्लिक करें तो एक कोड रन हो गया और वो कह रहा है कि प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है, मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ, मैं सपोज 57 एंटर करता हूँ, ये मेरे हाल में एक ऑड नंबर होता है। आपने एंटर किया तो कह रहा है कि भाई 57 इज एन ऑड नंबर लिखा हुआ आया पहले हमारे पास, और अगली लाइन में लिखा आया थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे हुआ है। तो हुआ ये कि सबसे पहले हमारा कोड इधर आया, उसने लाइब्रेरी देखी, उसने लाइब्रेरी इंक्लूड करा ली। अब हम आगे प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज कर सकते हैं। फिर वो उसने ढूंढा कि मेन का फंक्शन किधर है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसको मिला, वो यहाँ पे आ गया। और साथ ही उसने मेन के फंक्शन के ओपन पैरेंथेसिस लगी हुई थी, वो अगली लाइन पे आ गया, उसको पता है कि मेन के फंक्शन में पहला काम क्या करना है। उसने देखा कि पहला काम ये करना है कि नम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कराना है, उसने वो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। और फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आगे उसको नजर आई जिसमें कि लिखा है प्लीज एंटर अ नंबर। चूंकि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखी हुई थी, एज सच ही ये स्ट्रिंग जो है ना स्क्रीन पे लिखी हुई आ गई, और वहां पे भी आपने देखा कि लिखा आ रहा था कि प्लीज एंटर अ नंबर। ये जब स्टेटमेंट रन हुई तो यूजर ने कोई ना कोई एंट्री की नंबर की, जैसे हमने 57 एंटर किया। और जब मैंने एंटर का बटन वहां पे प्रेस किया उस टाइम पे ये हुआ कि वो 57 का नंबर इस नंबर के एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया, या आप ये कह लें कि इस वेरिएबल की वैल्यू वो नंबर बन गया। मतलब कि अब नम जो वेरिएबल है इसके अंदर 57 वैल्यू स्टोर्ड है। इसके बाद क्या हुआ कि स्विच की स्टेटमेंट रन हुई। स्विच की स्टेटमेंट में यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुआ। तो उसने ये किया कि 57 का रिमाइंडर निकाला, ये बेसिकली रिमाइंडर का ऑपरेटर है टू के साथ। ठीक है, 57 का जब उसने रिमाइंडर निकाला टू के साथ, 57 को अगर आप टू से मैनुअली बाय हैंड डिवाइड करके देखें तो आपको पता चलेगा कि वन जो है ना उसका रिमाइंडर आता है। ठीक है, जब वो वन उसका रिमाइंडर आया तो वो जो है ना उसको पता चल गया कि उसने केस वन पे जाना है। तो हमारा कोड इस स्टेटमेंट से इधर जंप कर गया कि केस वन है, क्योंकि वैल्यू वन आ रही है रिमाइंडर की। जब केस वन पे आया तो उसकी अगली स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि परसेंटेज डी इज एन ऑड नंबर कॉमा नम। तो ये जो नम के अंदर जो भी वैल्यू थी वो इस टाइम पे 57 थी, वो इसकी जगह पे आई। और स्क्रीन के ऊपर लिखा आ गया कि 57 इज एन ऑड नंबर। आगे जो है ये स्विच की स्टेटमेंट खत्म होगी, ब्रेक आ गया, और इसने जो है ना प्रिंट एफ की स्टेटमेंट पे चला गया, और फिर ये लिखा आ गया कि थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। इधर चूंकि बैक सेशन था तो हम अगली लाइन पे चले गए। अब हम एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं एक इवन नंबर के साथ। तो आप एग्जीक्यूट पे जाएं और कंपाइल एंड रन पे क्लिक करें। अब मैं कोई इवन नंबर देता हूँ, सपोज मैं 100 इसको दे देता हूँ। तो लिखा आ गया कि भाई 100 इज एन इवन नंबर, और फिर लिखा आ गया थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। अब क्या हुआ, अब जब पहुंचे तो नंबर इसी तरह स्टोर हुआ नम में, और 100 इस नंबर के अंदर अब चला गया। अब जब यहाँ पे इवेल्युएशन हुई इस एक्सप्रेशन की, तो उसने कहा कि 100 का रिमाइंडर निकालो टू से, तो रिमाइंडर आ गया जीरो। तो फिर केस जीरो पे हम चले गए। केस जीरो पे हम गए तो इधर ये वाली स्टेटमेंट रन हुई, और इधर नम में जो वैल्यू स्टोर थी जो कि 100 थी, तो इधर आ गई वो वैल्यू और लिखा आ गया कि 100 इज एन इवन नंबर। जब ये स्टेटमेंट रन हुई तो स्क्रीन पे लिखा आ गया। और साथ ही अगली लाइन में आप देखिए ब्रेक की स्टेटमेंट लगी हुई थी। इस ब्रेक की स्टेटमेंट ने ये यहाँ पे फंक्शन किया कि उसने इस स्विच की जो बॉडी है ना, ये पूरी की पूरी स्विच की बॉडी है, इससे इसको बाहर निकाल लिया। मतलब कि कोड को कहा कि वो इस सारे से अगली लाइन पे चला जाए। तो कोड इस लाइन पे था, इससे एग्जिट करके इस स्विच की स्टेटमेंट के आखिरी ब्रैकेट से बाहर निकला और इस लाइन पे आ गया, और डायरेक्टली ये लिखा आ गया कि थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। और फिर जो है ना दिस इज एन ऑड नंबर या इस किस्म का कुछ प्रिंट हुआ, इस वजह से नहीं आया हमारे पास। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल जो है वो ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि इन दो ब्रेक स्टेटमेंट्स में से अगर इनको निकाल दिया जाए, सपोज कि अगर मैं ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट निकाल दूं तो फिर कोड में क्या होगा, और अगर ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट निकाल दूं तो फिर कोड में क्या होगा। ठीक है, और आपको मैं हिंट एक छोटा सा दे दूं कि इनमें से एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐसी है कि जिसको रिमूव करने के बाद भी कोड बिल्कुल ठीक चलेगा, और आपने उसकी भी रीज़न बतानी है कि ऐसा क्यों है कि उसके रिमूव करने के बाद कोड अभी भी बिल्कुल ठीक किस तरीके से चल रहा है। और दूसरी वाले की भी रीज़न बतानी है कि जब आप वो ब्रेक स्टेटमेंट निकाल देते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आती। तो ये आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है, कमेंट में आप इसका आंसर कर दें। अगली वीडियो में हम अब एक और एग्जांपल देखेंगे स्विच की स्टेटमेंट्स की, जो थोड़ी सी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होगी। तो उसके ऊपर जो है ना हम फिर देखेंगे स्विच की स्टेटमेंट्स को मजीद हम किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं।